हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देशपांडे मैथ्स एकेडमी। हमने स्टार्ट किए थे जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब 2020 के क्वेश्चन पेपर हमने स्टार्ट किए थे, तो चलिए वो पेपर के नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम देखते हैं आज। तो देखिए, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि 5 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स in which only and all 5 digits 1 3 5 7 9 appears each। अब देखिए, हम कितने नंबर्स ऐसे बना सकते हैं 6 डिजिट के ये नंबर यूज करके। कौन से नंबर? ये नंबर 1 3 5 7 9। अच्छा, 6 डिजिट है तो 5 नंबर्स है, तो 6 डिजिट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक नंबर रिपीटिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो इसके ऑप्शंस दिए हैं, तो देखिए हम इस प्रॉब्लम को कैसे फेस करेंगे। सबसे पहले कि 6 डिजिट नंबर है, ठीक है, तो 6 डिजिट नंबर मैं बना लेता हूं। ये 6 डिजिट नंबर है। अब ये 6 डिजिट नंबर में 5 डिजिट्स तो सेम आने वाले हैं, ये वाले 1 3 5 7 9, और एक नंबर जो है वो रिपीटिंग वाला है, रिपीटिंग वाला। ठीक है, और ऑल बोला है, ऑल ओनली एंड ऑल, मतलब ओनली मतलब यही 5 डिजिट यूज करने हैं हमको, दूसरा कोई डिजिट यूज नहीं करना है। और ऑल बोला है तो ये पांचों डिजिट आने ही चाहिए वो 6 नंबर में। अच्छा, ऐसी कंडीशन दी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 5 में से एक नंबर यहाँ पे रिपीट करेंगे, तो वो कितने वे से हो सकता है? 5C1 वे से, बराबर है। 5 में से एक डिजिट में सिलेक्ट कर रहा हूं इसके लिए, रिपीटिंग के लिए। क्लियर? 5C1 वे से मैं रिपीटिंग के लिए एक डिजिट सिलेक्ट कर रहा हूं, और 5 डिजिट हो गए, तो टोटल कितने हो गए हमारे? 6 डिजिट्स, जिसमें से एक डिजिट क्या है? रिपीटिंग। और इनको 6 को मुझे अरेंज करना है। कितने वे से अरेंज कर सकता हूं 6 को? 6 फैक्टोरियल वे से। कितने वे से? तो 6 फैक्टोरियल वे से 6 डिजिट मैं क्या कर सकता हूं? अरेंज कर सकता हूं। अब रह गई बात कि एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हमें पता है आइडेंटिकल अगर है तो वो क्या आता है डिनोमिनेटर में, तो 2 डिजिट्स आइडेंटिकल है, तो 2 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। तो ये टोटल वेज हो गए, हमारा आंसर आएगा। तो 5C1 मतलब 5 होता है, पता ही है हमको। 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, उसका आंसर 5 आ जाएगा। और 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, 5/2 6 फैक्टोरियल, ये ऑप्शन 3 दिख रहा है। बहुत ही सिंपल था, सिर्फ यही सोचना है कि एक रिपीटिंग है और वो रिपीटिंग डिजिट 5 में से ही लेना है, तो 5C1 वेज से लेना पड़ेगा, मतलब 5 वेज से। और रह गए 6 डिजिट, टोटल 6 डिजिट का नंबर बन गया हमारा अभी, ये एक रिपीटिंग वाला और ये 5, तो 6 डिजिट 6 फैक्टोरियल वेज से हमने अरेंज कर दिए। और 2 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में इसलिए आया क्योंकि आइडेंटिकल है 2 डिजिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ऑप्शन 3 सिलेक्ट किया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। इफ y इज इक्वल टू mx प्लस 4 इज अ टेंजेंट टू द बोथ पैराबोलाज दिए है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 2by। अच्छा, तो एक रफ स्केच कर लेते हैं हम। एक पैराबोला है, ये है x स्क्वायर इज इक्वल टू 2by, और एक दूसरा पैराबोला ऐसा है, सब ओरिजिन से ही पास हो रहे। ये पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और इन दोनों को टेंजेंट है ये लाइन। कौन सी?
अपन ऐसे एक टेंजेंट लाइन निकाल भी सकते हैं, इसको टच हो रही है, यहाँ पे टच हो रही है, और ये लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4। तो ये टेंजेंट लाइन दोनों को टेंजेंट है, ये पैराबोला को और ये पैराबोला को। देन b इज इक्वल टू, b की वैल्यू निकालनी है, ऐसा क्वेश्चन है। अच्छा, तो आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला क्या होता है? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। ये दिया है, ये पता है हमको, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। अब ये इस पैराबोला के लिए सोचते हैं सबसे पहले, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए। तो फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये इज इक्वल टू क्या होगा हियर, ये इज इक्वल टू कितना होगा 1। कंपेयर करिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, पैराबोला से हम कंपेयर करते हैं तो ये की वैल्यू होगी 1। सो टेंजेंट लाइन होगी हमारी इस हिसाब से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 बाय एम। बट गिवन क्या है, गिवन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4 दिया है। कंपेयर करते हैं तो 1 बाय एम इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाय 4। m की वैल्यू होगी 1 बाय 4। ठीक है, ये हमको पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है। तो पैराबोला में ये की वैल्यू निकाली और वहां से m की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो हमारे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब m की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y इज इक्वल टू m की वैल्यू 1 बाय 4, तो x बाय 4 प्लस 4, ये होगी हमारी ये लाइन, y इज इक्वल टू x बाय 4 प्लस 4। ठीक है, अब ये इसको भी टेंजेंट है, ये इसको भी टेंजेंट है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2b बाय 4। अब हम क्या करते हैं, मतलब ये लाइन और ये पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकाले तो हो सकता है कि हमारे को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मैंने ये टेंजेंट का इक्वेशन इसमें पुट कर दिया तो हो सकता है कि b की वैल्यू मिल जाए। तो चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो मैं क्या करता हूं, ये y इज इक्वल टू एक्स बाय 4 प्लस 4, मतलब आप इसको ब्रॉडली ऐसे भी लिख सकते हैं x बाय 16 अपॉन 4, y इज इक्वल टू, ये पुट कर देता हूं ये पैराबोला में एक्स स्क्वायर, तो पुट y इज इक्वल टू एक्स बाय 16 अपॉन 4 इन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2b बाय, इसमें पुट कर देता हूं। तो पुट करने से अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो वैसे मिलेगा नहीं, आपको भी पता है, पर देखिए मैं आगे क्या करने वाला हूं। हम पहले तो ये पॉइंट के लिए इसको पुट कर दिए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2b और y की जगह पे आएगा x प्लस 16 अपॉन 4। अब 2 2 जा हो गया, ये 2 इस साइड आया तो ये हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू bx प्लस 16b, मतलब 2x स्क्वायर माइनस 6bx माइनस 16b इज इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक मिल गया हमारे को एक्स स्क्वायर, एक्स में है ना, एक्स में हमको क्वाड्रेटिक मिल गया। अब क्या कर सकते हैं हम, तो देखिए एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, ये टेंजेंट पता है हमको, टेंजेंट क्या करती है, कौन से भी मतलब कर्व है तो उसको एक ही पॉइंट पे टच करती। अच्छा, तो अगर ये इक्वेशन मिल रहा है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0, डिस्क्रिमिनेंट 0, मतलब क्या होता है कि पैराबोला
एक पॉइंट पे अगर टच करता है एक्स एक्सिस को तो क्या बोलते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट उसका जीरो होता है। तो इसका भी डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, कॉमन पॉइंट। ठीक है, एक ही पॉइंट आ रहा है, सेम पॉइंट, तो इसलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो माइनस बी का स्क्वायर बराबर है -4, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, और बी की वैल्यू कितनी है ये वाली -16b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यह आया बी स्क्वायर 4 टू द 8 16 128 प्लस 128b हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो b कॉमन निकाला तो b प्लस 128 इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू 0 हो सकती है और b की वैल्यू -128 हो सकती है। तो b की वैल्यू 0 तो पॉसिबल नहीं है, बराबर है। ये देखिए ना, पैराबोला क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो b इज इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर -128। तो ऑप्शन हमारा 3 करेक्ट है, -128। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है, पर डिस्क्रिमिनेंट 0 क्यों आ रहा है, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसा किया, पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने, 1 ही है, 1 ही आ रहा है। तो इस क्वाड्रेटिक का हमको क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, क्योंकि हमको पता है कि पैराबोला अगर ऐसे एक्स एक्सिस को कट करता है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा होता तो डिस्क्रिमिनेंट अपन लेस देन 0 लेते थे। 2 पॉइंट पे कट कर रहा होता तो डिस्क्रिमिनेंट हम ग्रेटर देन 0 ले लेते थे। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 0 लेना है इस इक्वेशन का, इतना याद रखना पड़ता है। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखिए ये जो न्यूमेरिकल है ये इलिप्स का न्यूमेरिकल है। अब कोनिक सेक्शन के जो न्यूमेरिकल रहते हैं इसमें फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्या बोला है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रहते हैं, देखिए कैसे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई ऑफ एन इलिप्स इज 6 and the distance between the direct traces is 12, then the length of its latus rectum पूछा है। अब देखिए हमको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन फोसाई कितना होता है 2AE इज इक्वल टू कितना दिया है 6, और डिस्टेंस बिटवीन इट्स डायरेक्ट ट्रेसेस कितना दिया है 12, मतलब 2A/E इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस तो हम निकालते हैं, ये E इज इक्वल टू 3 हो गया और ये बाय E इज इक्वल टू 6 हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड में। तो देखिए आप इसको इक्वेशन 1 बोला और इसको इक्वेशन 2 अगर मैंने बोला तो इसको डिवाइड कर लेता हूं मैं, तो ये E बाय E इज इक्वल टू 3/6, तो ये E ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल, तो E स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1/2, या E की भी वैल्यू निकाल सकते हैं 1/√2। अब इसकी वैल्यू मिल गई तो यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 3√2 है ना, ये अपॉन √2 हो जाएगा, √2 इस साइड आ जाएगा, तो ये की वैल्यू मिल गई हमको 3√2। तो b की वैल्यू निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहता है। तो ए स्क्वायर मतलब 3√2 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18, और ये ई का तो वैल्यू दी है 3 का स्क्वायर 9, तो b का वैल्यू आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो b इज इक्वल टू 3। अब हमको पूछा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लेंथ होती है 2b² अपॉन ये फॉर्मूले ही है सर, ये फॉर्मूले ही है, 1 2 3 और ये 4, ये सब फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले अगर लेना है तो बहुत ही सिंपल है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। 2b² की वैल्यू 9, a की वैल्यू 3√2,
ये √2 रह गया, 3 3 हो गया तो 3√2 आंसर आ गया। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। कितना सिंपल, बहुत ही सिंपल, और हार्डली 30 सेकंड में न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है, सिर्फ फॉर्मूले लर्न होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया अंडर कर्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एरिया अंडर कर्व का। द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द सर्कल which is not common to the region bounded by the parabola y square is equal to x and the straight line y is equal to x is। अच्छा, तो इसका रफ स्केच निकालना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो हमको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो मैं निकालता हूं, सबसे पहले एक सर्कल निकाल लेता हूं। अच्छा, ये सर्कल हो गया, और ये सर्कल कौन सा है, ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, जिसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, √2, जिसकी रेडियस क्या हो जाएगी, √2। तो हमको पता है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। अच्छा, एक पैराबोला दिया है, कौन सा दिया है, पैराबोला, पैराबोला दिया है हमको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, ऐसा, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और एक लाइन दी है स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स, तो ये लाइन को ऐसी कट करेगी, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने लिया है, ये देखते हैं कि इनसाइड द सर्कल आ रहा है कि आउटसाइड द सर्कल आ रहा है, क्योंकि देखिए अभी क्वेश्चन क्या है ये समझ लेते हैं। द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बाय द सर्कल, सर्कल, ये सर्कल मैंने एनक्लोज किया हुआ एरिया निकालना है हमको, विच इज नॉट कॉमन टू द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, ये पैराबोला और ये लाइन के बीच में जो एरिया है, वो एरिया माइनस करके जो रीजन है वो चाहिए हमको, which is not common to the region bounded by the parabola, पैराबोला और लाइन ने जो एरिया बाउंडेड किया है, वो एरिया आपको क्या करना है, इज नॉट कॉमन मतलब माइनस करना है, मतलब कौन सा एरिया, ये वाला, बाकी का पूरा एरिया चाहिए। अब यहाँ पे जो शेडेड रीजन दिख रहा है, ये एरिया एलिमिनेट करना है हमको टोटल एरिया से, ये सर्कल के एरिया से, ठीक है। ऐसा बोल रहे हैं, नॉट कॉमन टू द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। अब मुझे नहीं पता इनसाइड आ रहा है, आउटसाइड आ रहा है, ठीक है, या ऑन सर्कल आ रहा है, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखे हैं हमने कैसे निकालते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए ये इक्वेशन में ये इक्वेशन पुट कर देने का, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो एक्स के जगह पे y पुट कर देता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0, y कॉमन लिया तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि y इज इक्वल टू x है, और y इज इक्वल टू 1 है तो x इज इक्वल टू 1 हो गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 1 1, अच्छा, एक 0 0 और ये है 1,1, ऐसा मिल गया। अब ये पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है क्या, x के जगह पे 1 पुट करके देखना, y की जगह पे 1 पुट करके देखना, तो हाँ, ये तो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है सर्कल को, मतलब ये पॉइंट सर्कल पे भी है, तो मतलब हमने बराबर निकाला है इनका, क्योंकि हमको एरिया माइनस कौन सा करना है, पैराबोला और लाइन के बीच में जो आ रहा है, सैंडविच कर रहा है वो एरिया, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी उनका सर्कल पे लाई कर रहा है, तो हमने बराबर निकाला है इतना एरिया। अब ये पॉइंट है, तो हमको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, और उसमें से ये कॉमन वाला, ये जो शेडेड एरिया है, ये माइनस कर देते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल वो तो पता है हमको, पायर स्क्वायर होता है। r इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे r इज इक्वल टू तो √2 है,
तो √2 का स्क्वायर मतलब 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, ये सर्कल का एरिया हो गया। और हमको रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे? हमारा रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे 2 पाई माइनस शेडेड एरिया। जो शेडेड एरिया है वो निकालेंगे हम, उससे माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस शेडेड एरिया 0 to 1। अब हम क्या करेंगे? y1 माइनस y2 dx ले लेंगे। ठीक है, अब ये y1 इसके लिए y1 और इसके लिए y2, ये माइनस ये, इसके नीचे आने वाला माइनस इतना एरिया, मतलब ये एरिया मिल जाएगा हमको। तो y1 क्या होगा? तो y1 तो पैराबोला के लिए है, और पैराबोला का इक्वेशन क्या है? y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1, मतलब x है। तो y1 अभी के लिए समझने के लिए, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x है ना, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 2 पाई 0 to 1 x आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा? नहीं, y चाहिए तो स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाएगा। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x। क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x। और यहाँ पे तो y इज इक्वल टू x दिया ही है, तो माइनस x dx, ऐसे। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ x लाना है हमको। y स्क्वायर इज इक्वल टू x दिया है, तो y इज इक्वल टू रूट x हो जाएगा। अब तो एरिया हमको इंटीग्रेशन आता ही है। क्या हो जाएगा? 2 पाई माइनस इसका इंटीग्रेशन रूट x का पावर 1/2, और उसका इंटीग्रेशन x का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, मतलब 3/2, x का पावर 3/2 अपॉन 3/2, और x का x²/2 और 0 to 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस ये 2/3 x का पावर 3/2 माइनस x²/2। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, तो 1 का क्यूब रूट स्क्वायर रूट लेना है तो 1 ही आ जाएगा, उसका क्यूब भी 1 ही आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं करता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही आता है। तो ये आ गया 2/3 और ये आ गया 1/2, ऐसा आ गया। और रह गया लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट तो 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है? ये 2 पाई माइनस, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 माइनस 3 और नीचे आ जाएगा 6, 4 माइनस 3 1/6 माइनस 1/6, मतलब इसको मल्टीप्लाई किया तो 12 पाई माइनस 1 अपॉन 6, मतलब 1/6 12 पाई माइनस 1 स्क्वायर यूनिट, इतना एरिया आ जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। देख लीजिए 1/6 12 पाई माइनस 1, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। क्या बोला है न्यूमेरिकल में? एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस 5 टाइम्स, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2 to the power 5, मतलब 32 आउटकम्स आएंगे। सपोज दैट अ वेरिएबल x इज असाइन द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, व्हेन x k consecutive heads are obtained for k is equal to 3 4 5, otherwise x takes the value -1, then the value expected value of x is। अच्छा, क्वेश्चन समझिए। सबसे पहले देखेंगे कि x और k दोनों सेम ही है, सिर्फ क्या है कि x की वैल्यू k क्या है? कॉन्जिक्यूटिव हेड्स आने चाहिए। अब आर ऑब्टेन्ड, अगर k की वैल्यू 3 4 5 आई तो ठीक है, 3 उसका वैल्यू भी 3 4 5 हो जाएगा, अदरवाइज x टेक्स द वैल्यू -1, मतलब कॉन्जिक्यूटिव हेड अगर 0 आया तो x की वैल्यू हो जाएगी -1, अगर 1 आया तो -1, 2 आया तो भी -1,
अगर 3 आया तो 3 हो जाएगा, 4 आया तो 4 हो जाएगा, क्योंकि x क्या कर रहा है, 3 k की वैल्यू ले रहा है। ठीक है, कॉन्जिकेटिव हेड और ऑक्टेट, पर k की वैल्यू 3 4 5 ही है, तो 3 कॉन्जिकेटिव हेड के लिए 3 आ जाएगी x की वैल्यू, ऐसा है। तो क्वेश्चन समझते हैं थोड़ा, इसके लिए एक चार्ट निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है, सबसे पहले चार्ट निकालते हैं और समझते हैं फिर कैसे लिखना है। तो ये है मेरा, आप x बोल सकते हैं, k बोल सकते, कुछ भी बोल सकते, x इज इक्वल टू के ही है, या px बोल सकते इज इक्वल टू pk, दोनों भी सेम ही चलेगा। ठीक है, सिर्फ एक ध्यान रखना कि 0 अगर है तो तब x की वैल्यू -1 लेना है, ऐसा है। 0 कॉन्जिकेटिव हेड आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4, 5, और बस 5 तो है, 5 के ऊपर है ही नहीं, 6 तो है ही नहीं। तो टोटल आउटकम्स तो आपने याद रखना है 32 है, 2 टू द पावर 5। टॉस अगर किया है कॉइन टू, हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, दो ही ऑप्शन है, तो 2 टू द पावर 5 हो जाएगा। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, तो 0 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अच्छा, 0 हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको, तो सबके सब टेल आनी चाहिए 5 टाइम्स, मतलब 1 ही है इसकी, तो 1/32 आ जाएगी, 1/32 0 हेड्स आने की। अब ये एक पहली केस थी, हम डिस्कस करते हैं, हाँ? दूसरी केस 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो इसके आउटकम्स कितने आएंगे? तो इसके लिए ना हम एक काम कर सकते हैं, सिंपल वे, दूसरी भी मेथड है, मैं जो बता रहा हूं और आप जो कर सकते हैं, ऐसे 2 मेथड है। तो आपने क्या करना है, आपने 32 लिख के देख लेना है, पर वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, मैं थोड़ा शॉर्टकट से काम चलाने वाला हूं यहाँ पे। तो 1 हेड आने वाला है, तो ऐसा हो सकता है कि 1 कॉन्जिकेटिव हेड बोल रहा है, मतलब अल्टरनेट आनी चाहिए। तो अल्टरनेट आने के लिए ऐसा हो सकता है कि 4t हो, और उसमें से ये 5 गैप मेथड से सॉल्व करने वाला हूं मैं। 5 गैप्स कर रहे, 4t कितने गैप बनाएंगे? 5 गैप्स, और उसमें से हमको क्या करना है, 5c1 एक गैप सिलेक्ट करना है और h को पुट कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5c1 मतलब 5, तो इसके आएगा आउटकम 5। ऐसा भी हो सकता है कि 2 हेड्स हो और वो कॉन्जिकेटिव नहीं है, तो 3t है और उसमें कितने गैप हो जाएंगे? 4 गैप्स। ये 4 में से 2t, एक यहाँ पे रखा, एक यहाँ पे रखा, या एक यहाँ पे रखा, एक यहाँ पे रखा, ऐसे केसेस कितने हो जाएंगे? उसमें कॉन्जिकेटिव हेड कितना हो गया? 1 ही टाइम हो गया, है ना? कॉन्जिकेटिव हेड 1 ही टाइम हो गया, यहाँ पे हेड लिखा है, यहाँ पे हेड लिखा, तो कॉन्जिकेटिव 1 कितने टाइम से? 1 ही हेड है, कॉन्जिकेटिव हेड, है ना? तो ऐसे केसेस कितने बन जाएंगे ये देखना है हमको। ठीक है, तो 4 गैप बन गए 4c2, तो ये हो जाएगा 4c2, सॉरी 4c2, तो 4c2 की वैल्यू कितनी आती है? 6 आती है। ठीक है, अब मैं और t की वैल्यू कम करता हूं, t और t, तो इसमें कितने आ जाएंगे? 3 गैप, और एक हेड, एक हेड, एक हेड, 3 हेड्स यूज किए मैंने, पर अल्टरनेट चलने दिए, तो इसकी केसेस कितने बनेंगे? 3c3, मतलब 1 ही होगा, तीनों भी सिलेक्ट करना है और 3 हेड पुट कर देना है वहां पे। ठीक है, तो इसकी केस बनेगी 1, तो टोटल कितने बन गए? 12, तो 12/32 इसका रहेगा। आपने तो देख लेना, आपने 32 निकाल के देख लीजिए, और उसमें देखिए कि 1 हेड अल्टरनेट चलने वाले, इसमें भी 1 हेड चल रहा है, इसमें भी 1 हेड अल्टरनेट ही चल रहा है, कॉन्जिकेटिव नहीं है,
एक लग लग के नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे ऑप्शंस आप सिलेक्ट करोगे तो ये टोटल 12 आ जाएंगे। तो मैं गैप मेथड से कर रहा हूं कि पहले एक ही हेड है और 4 टी है, फिर 2 हेड है 3 टी है, और तीसरा 3 एच है और 2 टी है। ऐसी ऐसी कंडीशन बनेंगे। अब और एक क्यों नहीं ले सकता? अगर मैंने जैसे ही एक टी कम कर दिया, एक टी लिया, तो 4 हेड आएंगे, और 4 हेड 2 ऑप्शन 2 ही गैप फॉर्म करेंगे ना, तो 2 गैप में 4 हेड कैसे पुट कर सकेंगे? तो 2-2 करके पुट करना पड़ेगा, मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड वाली केस हो जाएगी, ठीक है। अब थर्ड केस है हमारी 2 हेड वाली। 2 हेड तो मिनिमम चाहिए, मतलब हमारे मिनिमम टी कितने आएंगे? 3। तो इसके लिए केसेस बनेगी 3T तो आनी ही चाहिए क्योंकि 2 हेड्स है। तो ये कितने गैप करेंगे? 1 2 3 4, तो 4C2 वेज से हो जाएगा। तो ये तो अभी अपन ने निकाला था, 6 आया था आंसर, 6। ऐसा हो सकता है टी की वैल्यू और एक कम कर दी तो टी, और मैंने 2 हेड्स एक जगह पे और 1 हेड एक जगह पे रख दिया। 2 हेड एक जगह पे और 1 हेड एक जगह पे, तो ये कितनी बार कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं अपन? ये केस 3C2, 3 में से 2 गैप सिलेक्ट करनी है, एक में 2H करना है और एक में 1H पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा 3C2 वे से। कितना आ जाएगा? 3C2, 3 वे से आ जाएगा, सॉरी 3C2, हाँ करेक्ट है, ये आ जाएगा 3, ठीक है, 3C2। अब ऐसे भी हो सकता है कि एक टी है और 2 गैप फॉर्म हुए हैं, तो 2 हेड इधर आ जाएंगे, 2 हेड इधर आ जाएंगे। तो ये 2 गैप में से एक गैप सिलेक्ट करना है ना। तो कैसे आ जाएगा? 2C1 वे से, मतलब ये इसका आंसर आएगा 2, तो ये आ जाएंगे 2। तो ये कितना हो गया? 11 वेज। ये 12 आ गया, ये आ गया 11, तो 11/32। टी की वैल्यू कम करते जाना, ठीक है। फोर्थ कंडीशन आएगी 3 हेड्स के लिए, तो मैक्सिमम टी कितने आ सकते हैं? 2 ही। कितनी गैप करेंगे इसमें गैप करेंगे 3। 3 में से कितने गैप सिलेक्ट करने हैं हमको? एक गैप सिलेक्ट करना है, तो कितने वेज से हो जाएगा? 3 वेज। एक गैप सिलेक्ट कितने वेज से हो जाएगा? 3 में से एक गैप सिलेक्ट करना है और तीनों एक पुट कर देने हैं, ठीक है, 3 वेज से। और दूसरी कंडीशन, टी कम कर दिया तो एक ही टी रखा तो 3H और एक H इधर आ जाएगा क्योंकि 4 H यूज कर रहे हैं, तो 2C1 मतलब 2 वेज से, तो ये आ गया 5, ये आ गया 5/32, ठीक है। सिंपल है, गैप मेथड से करेंगे तो बहुत ही सिंपल है। 3, फिर टी की वैल्यू एक ही रहेगी, 2 गैप बनाए तो एक में 3 रख देंगे, एक में 1 रख देंगे, ठीक है। और 4 के लिए क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिखता हूं, 4H के लिए क्या कंडीशन आ जाएगी? 4H के लिए तो इसमें एक ही टी आएगा और ये 2 गैप करेगा, तो ये 2 गैप में से हमको क्या सिलेक्ट करना है? एक 4, अच्छा यहाँ पे आएगा, ये तो 2C1 में से ही हो जाएगा, तो 2 ही आंसर आएगा इसका, 2/32, एक ही ऑप्शन है। और 5H के लिए तो हमको पता है क्या हो जाएगा? H आ जाएंगे सब 5, 1 वे से, 1/32। काउंट करिए करेक्ट आ रहा है क्या? तो 1 + 12 13, 13 + 11 24, 24 + 5 29, 29 + 2 31 + 1 32, करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे हमको गैप मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब तो सिंपल है आगे का क्या है कि आपको एक्सपेक्टेड पूछा है ना, तो मैं यहाँ पे लिख के देता हूं, अभी ये मिटाता हूं, यहाँ पे आंसर निकालता हूं।
वो हो जाएगा इससे इसको मल्टीप्लाई, पर ये x इज इक्वल टू 0 नहीं ले सकते अपन। ये क्या बोला है कि 0 1 2 के लिए -1 ही वैल्यू लेनी है, इसकी -1, इसकी -1, इसकी -1 x की, और यहाँ पे 3 4 और 5 ले सकते हैं। k की x इज इक्वल टू k है, k 3 4 5 है तो 3 4 5 लेना है, अदरवाइज -1 लेना है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना और सम करना, मतलब समेशन ऑफ x p के px रहता है। तो -1 इंटू 1/32 प्लस अगेन आएगा -1 इंटू 12/32 प्लस -1 इंटू 11/32 प्लस 3 आएगा, अभी 3 आएगा, 3 इंटू 5/32 प्लस 4 इंटू 2/32 प्लस 5 इंटू 1/32। तो 32 तो सबका कॉमन है, और इनका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। -1 -12 -11 3 5 15 8 और 5, ये हो गए 20 28 28 -24 मतलब 4/32 म्हणजे 1/8 आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। ठीक है, तो ये गैप मेथड से अगर करेंगे तो सिंपल है, अदरवाइज ये डिफिकल्ट है। हमको गैप मेथड से कैसे किए एक बार मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ और यहाँ पे हमारा क्लास खत्म कर देता हूँ। सबसे पहले कि हमने क्या किया कि अगर हमको 0 एच चाहिए तो सब टी आएंगे, 1 एच चाहिए तो 1 कॉन्जिक्यूटिव एच बोला है तो हो सकता है 4t हो, 3t हो या 2t हो। ठीक है, तो ये कंडीशंस हमने देखी है, गैप मेथड से हमने ये सॉल्व किया है। ठीक है, ये भी इसमें एच टी एच ऐसा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो इसकी कंडीशन एक ही है, तो ऐसे हमने कंडीशंस निकाली गैप मेथड से और सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं। आज 10 क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेंगे हम। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। सब्सक्राइब करने से आपको ये क्लास मतलब मेरे हर एक नया वीडियो आपको आप तक पहुंच सकेगा। ठीक है, तो एटलीस्ट सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।